हेलो हेलो बेटा, आज मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो क्वेश्चन है ब्रांच का। हम ब्रांच में आज एक लेक्चर बेटा मैं आपको भेज रहा हूँ। आज संडे है और इंदौर में आज कर्फ्यू भी है, मतलब हम बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ एकेडमी जाकर। तो मैं यह आपको एक क्वेश्चन रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ ब्रांच पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है, वो देखिए आप ब्रांच का। हमने बेटा अभी जो क्वेश्चन किया था एक होलसेल रिटेल का, उस पर हमने एक क्वेश्चन किया है। एक क्वेश्चन मैं आपको कल और करवा दूंगा, लेकिन अभी एक जो हमने पहले एक वैरायटी पढ़ी थी उसको लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 बेटा हम पढ़ लेते हैं। देखिए, रिंग बेल लिमिटेड दिल्ली हैज़ ए ब्रांच एट, ये है ब्रांच एट बॉम्बे वेयर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज यूज्ड। मतलब ये ब्रांच इंडिपेंडेंट है जहाँ पर सेपरेट बुक्स रखी जाती है। बेटा ये टीवी दिया है हेड ऑफिस का, और यहाँ पर दिया है शेयर कैपिटल, है ना। तो मतलब ये कंपनी है, हेड ऑफिस मीन्स कंपनी है, इसकी कैपिटल 8 लाख है, 8 लाख रुपए की है। इसका ओपनिंग पीरियड देखिए बेटा, ये जो दिया ना पीरियड, ये ओपनिंग है 1 जनवरी 2010 का। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीरियड मतलब ये प्रॉफिट जो कंपनी ने प्रीवियस ईयर्स में अर्न किया है पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। 2009 तक कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो प्रॉफिट का एक्यूमुलेटेड बैलेंस है 25310। इसमें हम इस साल का प्रॉफिट जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, इसमें जुड़ने वाला है करंट ईयर का नेट प्रॉफिट। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग अगस्त 2010 में 30 का इंटरिम डिविडेंड दिया गया। तो बेटा ये डिविडेंड पे हो गया है, इंटरिम डिविडेंड पेड है, मतलब ये क्या कर चुके बेटा, इंटरिम डिविडेंड टू बैंक, ये एंट्री बेटा ये पास कर चुके हैं। तो बैंक जो आ रहा है कैश एट बैंक, ये डिविडेंड देने के बाद का है, और ये इंटरिम डिविडेंड अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है डेबिट में। तो बेटा इसको हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी कम करना बाकी है, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड दिया तो एंट्री पास की हुई, इंटरिम डिविडेंड टू बैंक, फिर बाद में इसके बाद एंट्री होती है बेटा P&L टू इंटरिम डिविडेंड होती है एंट्री, मतलब हम इस इंटरिम डिविडेंड को चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से। तो ये एंट्री तो वो कर चुके हैं देने की, और ये अकाउंट खुला हुआ है इंटरिम डिविडेंड का। इसको हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट है उसमें से लेस करना बाकी है। तो इस इंटरिम डिविडेंड का क्या होगा सिंगल इफेक्ट, इसको हम हमारे P&L, ये जो P&L का बैलेंस है ना, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L, ये है ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L, इसमें जुड़ेगा नेट प्रॉफिट ऑफ 2010 हम जोड़ देंगे, और उसमें से ये इंटरिम डिविडेंड जो है ये घटा देंगे, तीसरा वाला इंटरिम डिविडेंड घटा देंगे। इससे हमें मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L जो हम लेंगे बैलेंस शीट की शेड्यूल रिजर्व सरप्लस, जिसका नाम अब हो गया है सरप्लस। तो ये इंटरिम डिविडेंड P&L अप्रोप्रिएशन से लेस होना बाकी है। जनरल रिजर्व ये भी कंपनी बैलेंस शीट में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, जिसका नाम अब हो गया है सरप्लस। फिक्स्ड असेट ये आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से बैलेंस शीट में, और चूंकि ठीक है शायद इस पर डेप्रेशन लगा होगा, ये स्टॉक दिया हुआ है, और ये पता नहीं ओपनिंग है या क्लोजिंग, लिखा तो है नहीं। यदि क्वेश्चन में हमें ये पता पड़ता है कि ट्रेडिंग P&L बनाना बाकी है, ट्रेडिंग P&L अभी नहीं बना है, मतलब फिर ये ओपनिंग स्टॉक है। लेकिन यदि ये पता पड़ता है कि ट्रेडिंग P&L बन चुका, प्रॉफिट निकल चुका, सारे नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो चुके, इसका मतलब फिर ये होगा क्लोजिंग स्टॉक, फिर ये क्लोजिंग होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। डेटर क्रेडिटर बैलेंस शीट में प्रॉफिट फॉर द ईयर 2010, प्रॉफिट फॉर 2010, ये प्रॉफिट 2010 का है, निकल चुका है। इसका मतलब बेटा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में राइट ऑफ हो चुका, परचेज ट्रेडिंग में राइट ऑफ हो चुकी, सेल ट्रेडिंग में जा चुकी, एक्सपेंसेस जा चुके प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रॉफिट निकल चुका। और जब ये ओपनिंग स्टॉक राइट ऑफ हो गया, परचेज राइट ऑफ होगी, सेल राइट ऑफ हो गई, एक्सपेंसेस राइट ऑफ हो गए, और क्लोजिंग स्टॉक रेज हो गया होगा। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, प्रॉफिट निकालने के पहले ट्रेडिंग बनता है, और ट्रेडिंग में एंट्री पास होती है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। जब तक ये एंट्री ना हो प्रॉफिट कैसे निकल सकता है, तो ये एंट्री भी हो चुकी है, मतलब ये स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये सीधे बैलेंस शीट पर जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है।
और ये प्रॉफिट बेटा हम क्या करेंगे 82,200 ओपनिंग बैलेंस। आप इसी प्रॉफिट को, यही प्रॉफिट तो बेटा है जो यहाँ, यही तो वो प्रॉफिट है जो यहाँ पीएल में जोड़ दिया जाएगा। यहाँ जोड़ देंगे इसको 82,200 का फिर जोड़ देंगे इस प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसमें से 30,000 का घटा देंगे इंटरिम डिविडेंड। तो ये जो आएगा ना, यही होगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L, जो हम दिखाएंगे बैलेंस शीट की शेड्यूल 2 सरप्लस में। कैश बैलेंस कैश इन कैश में आएगा, और ब्रांच करंट अकाउंट मतलब हेड ऑफिस ब्रांच से इतना लेना दिखा रहा है, इतना हेड ऑफिस लेना दिखा रहा है ब्रांच से 133,710। देखते हैं ब्रांच कितना देना दिखा रही है। तो ये है हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का डेबिट बैलेंस। ओके ठीक है। फिर बेटा ब्रांच का टीवी दिया हुआ है उसी डेट में, क्या डेट है 31 दिसंबर 2010, इसी डेट का 31 दिसंबर 2010 का ये ब्रांच का टीवी है। बड़ा छोटा सा टीवी है बेटा। फिक्स्ड असेट 95, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2010। ये क्वेश्चन बनाने वाला बहुत समझदार है, हमें कंफर्ट जोन में ले आया है। मतलब ये क्वेश्चन बनाने वाले ने कुछ हमारा हेडेक खत्म कर दिया है। क्या हेडेक खत्म कर दिया बेटा? नॉमिनल अकाउंट उसने सारे टीबी से हटा दिए। परचेस नहीं आ रही होगी, सेल नहीं आ रही, गुड्स फ्रॉम एचओ नहीं आ रहा, एक्सपेंसेस नहीं आ रहे, और फिर स्टॉक भी ये क्लोजिंग होगा। ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग बनाते वक्त राइट ऑफ हो गया होगा। तो ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है, ठीक है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है। ये प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी मैं बताऊंगा आपको। स्टॉक ठीक है, ये प्रॉफिट ब्रांच क्या करेगी? एचओ अकाउंट में भेजेगी। मतलब वो इस प्रॉफिट को अपने पीएल से डिवाइड करके एचओ में क्रेडिट करेगी, देना बढ़ा देगी। और फिर एचओ भी क्या करेगा मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। डेटा क्रेडिटर है, कैश बैलेंस है, और ब्रांच की बुक्स में एचओ का बैलेंस आ रहा है 1,29,010, 1,29,010। मतलब ब्रांच देना कम दिखा रही है, एचओ लेना ज़्यादा दिखा रहा है। दोनों के बैलेंसेस रिकॉन्साइल नहीं है, ठीक है। नीचे लिखा भी है डिफरेंस क्यों है। द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इन द टू सेट्स ऑफ बुक्स इज अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। दोनों की बुक्स में डिफरेंस क्यों है? कैश रिमिटेड बाय ब्रांच ऑन December 2010 बट रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस ऑन 1 जनवरी 11। कैश रिमिटेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने कैश भेजी 3,000, लेकिन हेड ऑफिस की एंट्री करना, हेड ऑफिस में ये कैश 31 दिसंबर तक नहीं पहुंची, तो हेड ऑफिस ने इसकी एंट्री पास नहीं की। तो चूंकि ये कैश हेड ऑफिस को मिलने वाली है, तो बेहतर है कि हम इस कैश इन ट्रांजिट नाम की असेट को हेड ऑफिस की बुक में बुक कर लें। हेड ऑफिस एंट्री पास कर लेगा कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच, ठीक है। और एक है स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड चार्ज टू ब्रांच बाय द हेड ऑफिस। स्टॉक स्टोलन, ओके, स्टॉक क्या लिखा है? स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस, इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस मतलब ये रास्ते में था, और रास्ते में कहाँ से कहाँ था? हेड ऑफिस से जा रहा था ब्रांच को, एंड चार्ज टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, एंड हेड ऑफिस को ब्रांच को चार्ज कर चुका था। ये तो कोई बहुत नई बात नहीं। जब गुड्स भेजते हैं तो एंट्री हम करते हैं ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये हम एंट्री कर चुके होते हैं भेजते वक्त। मतलब जो गुड्स हमने भेजा, जो रास्ते में था, वो रास्ते में चोरी हो गया, लेकिन वो ब्रांच को चार्ज किया जा चुका था भेजते वक्त। ये गुड्स जो ब्रांच को भेजा था और एंट्री हो चुकी थी ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये गुड्स ब्रांच को डेबिट हुआ चुका था गुड्स भेजते वक्त, ये चोरी चला गया, बट नॉट क्रेडिटेड टू हेड ऑफिस इन ब्रांच बुक्स। हेड ऑफिस ने ब्रांच को डेबिट दे दी, पर ब्रांच को यदि माल मिल जाता तो ब्रांच क्या करती? गुड्स फ्रॉम एचओ टू एचओ, ये एंट्री ब्रांच करती यदि गुड्स मिल जाता तो। ब्रांच क्या करती? एचओ को देती क्रेडिट, एचओ ने ब्रांच को क्या दी थी? डेबिट। ब्रांच एचओ को क्या देती? क्रेडिट। यहाँ हेड ऑफिस डेबिट देता ब्रांच को, ब्रांच एचओ को क्रेडिट देती, दोनों के बैलेंस टेली होते। लेकिन हेड ऑफिस ने डेबिट तो दी, पर ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया गया, मतलब ये एंट्री पास नहीं की गई। क्यों करेगी ब्रांच जब गुड्स मिला ही नहीं तो?
वो तो उसके पास मिलने के पहले ही वो चोरी चला गया। अब आगे क्या लिखा है, एज द ब्रांच मैनेजर डिक्लाइन टू एडमिट एनी लाइबिलिटी नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, ये लॉस कवर्ड भी नहीं था, 1700 का लॉस हुआ है। और मैनेजर बोलता भाई हमें कुछ मिला नहीं तो हम ये लाइबिलिटी एक्सेप्ट क्यों करें, ये लॉस हमारा नहीं है और वैसे भी अपना लॉस है या जो भी है। पर मैनेजर ने इस लॉस को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि हम ये लॉस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये हमारी लाइबिलिटी नहीं, गुड्स हम तक नहीं पहुंचा तो हम क्यों अपना लॉस मानें। तो अब ये सही भी है, तो इसका मतलब ब्रांच तो कोई एंट्री पास नहीं करेगी, ब्रांच ने जो को क्रेडिट नहीं दी। हाँ, एचओ जरूर ब्रांच को डेबिट दे चुका है, इसलिए हेड ऑफिस और ब्रांच के बैलेंस रिकॉन्सिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि एक जगह एंट्री होगी दूसरी जगह नहीं हुई। तो अब इसकी एंट्री हेड ऑफिस को ही रिवर्स माननी पड़ेगी। हेड ऑफिस क्या करेगा, लॉस इन ट्रांजिट डेबिट कर लेगा अपने यहाँ, क्योंकि हेड ऑफिस को लॉस मानना पड़ेगा अपना, और वो वापस से ब्रांच को दे देगा क्रेडिट। जो डेबिट दिया था गुड्स बेचते वक्त वापस दे देगा क्रेडिट, तो वो हेड ऑफिस और ब्रांच का बैलेंस इस एस्पेक्ट से रिकॉन्सिल हो जाएगा। हेड ऑफिस ने गुड्स को भेजते वक्त ब्रांच को डेबिट दी थी, लेकिन ब्रांच ने करस्पॉन्डिंग क्रेडिट नहीं दी थी, इसलिए दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था, हमें उसको रिकॉन्सिल करना पड़ेगा। इसकी एंट्री कौन पास करे, एचओ करे। एचओ क्या करेगा, लॉस इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच, ऐसा करते ही दोनों के बैलेंस रिकॉन्सिल हो जाना चाहिए। देखिए ये जो 133,710 है और ब्रांच में 1,02,000 ये 10 है, इसका जो डिफरेंस है ये डिफरेंस दो वजह से है, एक तो कैश इन ट्रांजिट और एक लॉस इन ट्रांजिट। देखिए ये डिफरेंस यही इसी वजह से आ रहा होगा, इस दोनों की वजह से। जैसे ही हम इसकी और इसकी एंट्री पास करेंगे ये बैलेंस रिकॉन्साइल हो जाएंगे, ओके, और वही हमें करना है। ठीक है, अब पूछा क्या है तो हमने पढ़ लिया, मतलब हमें क्या क्वेश्चन में दिया है, हमें हेड ऑफिस का टीबी दिया हुआ है और ब्रांच का टीबी दिया हुआ है। नई बात क्या है, इस टीबी में नॉमिनल अकाउंट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, क्योंकि वो P&L बना चुके हैं, तो इससे हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट को कुछ करने की स्कोप अब यहाँ ख़त्म है, वो हमारा हेडेक ख़त्म हो गया। पूछा क्या है, पूछा है गिव ब्रांच करंट अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स। हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट बनाना है आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांच ट्रायल बैलेंस थ्रू जनरल, मतलब हमें एक जनरल एंट्री पास करनी है जिसमें मतलब यहाँ पर बेटा क्या करना है, ये ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस की बुक्स में इनकॉर्पोरेट करना है। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफिस क्या करेगा, अपनी बुक्स में एक एंट्री पास करेगा, वो इस फिक्स्ड एसेट को अपनी बुक्स में लेके आएगा, स्टॉक को अपनी बुक्स में लाएगा, डेटर को लाएगा, कैश को लाएगा, ये चार तो डेबिट करेगा। अच्छा ये तो ठीक है, फिक्स्ड एसेट डेबिट, ब्रांच स्टॉक डेबिट, ब्रांच डेटर डेबिट, ब्रांच कैश डेबिट, टू ब्रांच तो करेगा, ये तो ठीक है। लेकिन उसके पहले बेटा प्रॉफिट की एंट्री भी तो पास करनी पड़ेगी। ये जो प्रॉफिट है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इनको मतलब वो क्वेश्चन क्या हो गया, ब्रांच के बैलेंस ऑफ द हेड ऑफिस में इनको डायरेक्टली प्रॉफिट भी है, लेकिन सारे नॉमिनल है, उनका नेट है, उनका निचोड़ है, उनका निचोड़ है, उनका समरी है, सारे नॉमिनल अकाउंट का नेट है। तो अब ये प्रॉफिट जो ब्रांच की टीवी में दिख रहा है, क्योंकि ब्रांच सारे नॉमिनल अकाउंट पहले बाद ये टीवी भेजा है, हेड ऑफिस में ब्रांच के नॉमिनल अकाउंट अपने लाने, ब्रांच का ट्रेडिंग कोई ब्रांच का बनाने की जरूरत नहीं बची, ठीक है बेटा। इसमें ब्रांच का ट्रेडिंग पे हमें नहीं बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट से होगी, प्रॉफिट जो ब्रांच का है, प्रॉफिट क्या करेगा, प्रॉफिट को अपने इसमें बांट करेगा, हेड ऑफिस अपनी बुक में इस प्रॉफिट को अपने यहाँ क्रेडिट कर लेगा, और ब्रांच को दे देगा डेबिट। क्यों देगा, प्रॉफिट हुआ है से लेना बढ़ाएगा, हमें पता पड़ेगा कि हमारी ब्रांच में प्रॉफिट हुआ तो हम से लेना बढ़ाएंगे कि कम करेंगे, डेफिनेटली लेना बढ़ाएंगे। इसे पता पड़ेगा ब्रांच में प्रॉफिट हुआ, हमें उससे लेना बढ़ाना है क्योंकि वहाँ से बढ़ चुकी होगी। सोचिए बेटा, सोचिए जैसे हमारा ये ब्रांच अकाउंट है, ये हमारा ब्रांच अकाउंट है बेटा, हमने इसको गुड्स भेजा टू गुड्स एंड टू ब्रांच 50,000, ठीक है, न्यू ब्रांच है 50,000। हमें पता पड़ता है कि ये माल ब्रांच ने इस गुड्स को 75 में सेल कर दिया कैश में। बेटा आपको पता होगा वहाँ कैश कितनी पड़ी हुई, क्लोजिंग कैश, मान लो कैश अभी ब्रांच नई खुली है और वहाँ हमने गुड्स 50 का बेचा है, गुड्स भेजते वक्त हमने 50 को डिवाइड कर दिया है
हमें पता पड़ता है कि उस पूरे गुड्स को, पूरे के पूरे गुड्स को ब्रांच ने 75 में कैश में सेल कर दिया है, बस वहाँ स्टॉक जीरो है। तो बेटा ब्रांच को प्रॉफिट कितना हुआ 25, तो डेफिनेटली हम 25 ब्रांच से लेना बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, डेफिनेटली लेना बढ़ाएंगे। हम लिखेंगे 2 HOP&L। तो जब भी ब्रांच को होगा, हम प्रॉफिट ब्रांच को होगा तो ब्रांच से लेना बढ़ाएंगे। हम प्रॉफिट के लिए ब्रांच को देंगे डेबिट और P&L को देंगे क्रेडिट। तो ये प्रॉफिट ब्रांच अकाउंट में डेबिट होगा और P&L अकाउंट में क्रेडिट होगा। इससे बैलेंस बढ़ के कितना हो जाएगा 75, और ब्रांच में कैश भी कितनी पड़ी हुई है 75। इसका मतलब मैंने बस ये प्रूव करने की कोशिश की है कि जब ब्रांच में प्रॉफिट होता है तो हम ब्रांच को डेबिट देते हैं, तो ये प्रॉफिट दिखाई देगा हमें 31,700 का प्रॉफिट, तो हम ब्रांच में इसकी डेबिट देंगे और HO की P&L में इसकी क्रेडिट देंगे। तो ऐसा देने से ये प्रॉफिट हेड ऑफिस की बुक्स में, ये जो ब्रांच अकाउंट है ये, इसमें तो होगा प्रॉफिट डेबिट, और HO के P&L में ये जो P&L है या ये जो भी प्रॉफिट है इसमें ये हो जाएगा क्रेडिट, P&L में क्रेडिट हो जाएगा, कहीं भी हो बोले वो। समझ में आया? ठीक है। फिर लिखा है आल्सो प्रिपेयर कंपनीज बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2010। बेटा बैलेंस शीट आप लोग बना सकते हो, फिर हम देखेंगे। यहाँ पर कोई स्टॉक रिजर्व का भी फंडा कुछ चक्कर नहीं है। तो बेटा यहाँ पर आपको एक तो जर्नल एंट्री पास करनी है और हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच अकाउंट बनाना है और फिर बैलेंस शीट पूछिए। ओके ठीक है बेटा, तो हम ये सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए हमने इन HO बुक्स, सॉरी हमने बनाया इन हेड ऑफिस बुक्स, इन हेड ऑफिस बुक्स बनाया बेटा हमने ब्रांच अकाउंट। यहाँ पर हमने ब्रांच अकाउंट बनाया और यहाँ पर हमने बैलेंस भी लिखा। HO की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस आ रहा है 133 समथिंग। ठीक है ठीक है, मैं टू वो पर्टिकुलर वगैरह भी नहीं ले रहा हूँ। टू बैलेंस BD हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच करंट अकाउंट, एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए ब्रांच करंट अकाउंट जैसा लिखा है उसमें, ब्रांच करंट अकाउंट। बेटा ओपनिंग बैलेंस 133710 है। ये हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस लिया बेटा मैंने। अब देखो, अब हमें सबसे पहली एंट्री क्या करनी है, हमें लिखा भी उन्होंने, हमको क्या बनाना है, गिव द ब्रांच करंट अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांच ट्रायल बैलेंस थ्रू जनरल। तो बेटा हम ये जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। जनरल नंबर 1, सबसे पहले कैश हेड ऑफिस को आने वाली है तो हेड ऑफिस एंट्री पास करेगा कैश इन ट्रांजिट 3000 टू ब्रांच। ये मान लेगा कि कैश आ गई है, बस वो इन ट्रांजिट है, कैश वो मिलना एक्सेप्ट कर लेगा, बस उसका नाम लिख देगा कैश इन ट्रांजिट। तो बेटा वो ब्रांच अकाउंट में क्या लिखेगा, बाय कैश इन ट्रांजिट 3000, पहला। दूसरा बेटा ब्रांच को उसने, सेकंड पॉइंट, कि ब्रांच को गुड्स भेजा था तब ब्रांच को डेबिट दे दी थी और वो माल रास्ते में ही चोरी चला गया और ब्रांच मैनेजर ने उसकी एंट्री पास नहीं की। उसने कहा भी ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है, हेड ऑफिस को ये लॉस अपना मानना पड़ेगा। हेड ऑफिस अपनी एंट्री पास करेगा लॉस इन ट्रांजिट डेबिट और लॉस का डाल देगा प्रॉफिट एंड लॉस में। इससे हेड ऑफिस का प्रॉफिट कम करना बाकी ध्यान रखेगा, ये लॉस हेड ऑफिस को बियर करना पड़ेगा, इससे हेड ऑफिस का प्रॉफिट कम होगा। तो लॉस इन ट्रांजिट डेबिट, या मैं ऐसा भी कर सकता था P&L और ब्रैकेट में लॉस इन ट्रांजिट, जो भी ठीक लगे। अब ये क्या, लॉस तो हेड ऑफिस ने डेबिट कर लिया और ब्रांच को दे देगा क्रेडिट, क्योंकि उसने गुड्स भेजते हुए ब्रांच को डेबिट दे रखी थी तो वापस दे देगा क्रेडिट, वो हेड ऑफिस अपने करेक्शन कर लेगा। ठीक है, नाउ द लॉस बियर बाय हेड ऑफिस। ठीक है, ये भी हो गया बेटा। तो इसकी भी हम लिखें बाय P&L या जो ब्रैकेट में लॉस इन ट्रांजिट 1700 है ना बेटा, ये हो गया। अब इसके बाद ये एंट्री कर, अब ये एंट्री तो हेड ऑफिस ने कर ली। अब देखिए बेटा बैलेंस रिकॉन्सिल हो गया होगा। आप देखो ये बैलेंस भी ब्रांच जो हेड ऑफिस लेना दिखा रहा था, आप टैली करके देख लो, ये बैलेंस भी वही आ गया होगा जो ब्रांच देना दिखा रही है, आप चेक कर सकते हो। मतलब बैलेंसेस रिकॉन्सिल हो गए। अब बेटा अब ब्रांच का टीबी अपने को इनकॉर्पोरेट करना है। बेटा अभी तक हमने क्या सीखा था, आप ध्यान दें, हम क्या करते थे, ब्रांच के नॉमिनल अकाउंट अपने लिए लेके आते थे। ध्यान है आपको, ब्रांच के बेटा हम एक क्वेश्चन किए थे, वहाँ हमको ब्रांच का, जैसे मैंने बताया था कि
हम ब्रांच स्टॉक डेबिट, ये ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच परचेज, ब्रांच गुड्स फ्रॉम एच भी ब्रांच के लिए परचेज है, और ये सब पेटा में करते हैं ना, जैसे बता रहा हूँ ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच करते थे, ये मैं पहले का बता रहा हूँ बेटा। और बाद में फिर इन सबको ले आएंगे ब्रांच ट्रेडिंग पीएल में, तो ब्रांच P&L टू ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच परचेज टू ब्रांच गुड्स फ्रॉम HO टू ब्रांच एक्सपेंसेस, बेटा ये करते थे, है ना। मतलब हमने अब इसका हम नेट करें तो क्या हो रहा है बेटा, हमने जो एक क्वेश्चन किया था, ये सब ना डेबिट किए ना सब ये क्रेडिट किए, बल्कि क्या किया एंट्री ब्रांच P&L टू ब्रांच, मतलब हमने एक तरह से ये सब एक्सपेंसेस है ये हटा दिए हमने सारे, सब डेबिट आइटम हटा दिए, मतलब अभी देखा है तो सब ये एक्सपेंसेस है। इससे हमने ब्रांच को क्या किया, ब्रांच P&L डेबिट टू ब्रांच, ध्यान है बेटा आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सब हमें करने की जरूरत क्यों नहीं बची, क्योंकि हमें ये सब इसलिए नहीं करना पड़ेंगे क्योंकि ब्रांच खुद ट्रेडिंग पीएल बनाकर सारे नॉमिनल अकाउंट क्लोज कर चुकी है, वो उसने टीवी में रखे ही नहीं। जब ब्रांच ने टीवी में नॉमिनल अकाउंट रखे ही नहीं तो हेड ऑफिस को लाने की जरूरत ही नहीं बची। तो बेटा सीधे क्या करो, अब ना ब्रांच की सेल लानी है, ना परचेज लानी है, ना स्टॉक लाना है, ना ट्रेडिंग पीएल ब्रांच का अपने यहाँ खोलना है, क्योंकि ब्रांच खुद ट्रेडिंग पीएल बनाकर अकाउंट क्लोज कर चुकी। बस ब्रांच का जो प्रॉफिट है 31,700, वो प्रॉफिट से हम देंगे ब्रांच को डेबिट, ब्रांच अकाउंट यार मैंने बताया था ना बेटा, प्रॉफिट डेबिट क्यों करेंगे, जैसे ही पता पड़ेगा ब्रांच में प्रॉफिट हुआ तो हम ब्रांच से लेना बढ़ा लेंगे। तो हमने ब्रांच को किया डेबिट, ये प्रॉफिट हमने ब्रांच में तो डेबिट कर दिया, उससे लेना बढ़ा दिया, और हेड ऑफिस अपने P&L में इसको क्रेडिट कर लेगा 31, इससे हेड ऑफिस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ध्यान रखना बेटा, हेड ऑफिस का जो गिवन P&L है, आपको मैंने बताया था कि उसका ओपनिंग P&L कितना है 25,310, ये है हेड ऑफिस का ओपनिंग बैलेंस, इसमें जुड़ेगा इस साल का नेट प्रॉफिट, हेड ऑफिस का नेट प्रॉफिट कितना है बेटा 82,200, ये जुड़ेगा ना इसमें प्रॉफिट, और फिर इसमें से इंटरिम डिविडेंड घटेगा, और जो ब्रांच से प्रॉफिट आया ना बेटा 31,700, उसने ये 31,700 हेड ऑफिस के प्रॉफिट में जुड़ जाएगा, और वो लॉस इन ट्रांजिट 1700 घट जाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L ब्रांच हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में आएगा, ध्यान रखिएगा बेटा, है ना। ओपनिंग P&L, ये प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये माइनस इंटरिम डिविडेंड प्लस प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच माइनस लॉस इन ट्रांजिट, ये है क्लोजिंग बैलेंस, ये जाएगा बैलेंस शीट में सरप्लस शेड्यूल में, बैलेंस शीट की शेड्यूल सरप्लस में ये प्रॉफिट जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L, ठीक है। तो ये प्रॉफिट की एंट्री क्या हुई, ब्रांच ने क्या एंट्री पास करी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू P&L, मतलब प्रॉफिट से हमने ब्रांच को डेबिट दे दिया, है ना बेटा। तो हमें ब्रांच के सारे नॉमिनल अकाउंट लाने की जरूरत अब नहीं रही। बस अब हम ब्रांच से क्या ले आए बेटा, सारी ब्रांच फिक्स्ड असेट, ब्रांच फिक्स्ड असेट ले आओ, वो ले आओ बेटा 95 पर, ये असेट आफ्टर डिप्रेशन है क्योंकि ब्रांच प्रॉफिट निकाल चुकी, मतलब सब कर चुकी। ब्रांच स्टॉक बेटा ये क्लोजिंग स्टॉक होगा क्योंकि प्रॉफिट निकल चुका, मतलब ओपनिंग स्टॉक राइट ऑफ चुका और क्लोजिंग स्टॉक रेज हो चुका है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है 50460, 50460। फिर ब्रांच डेटर, ये भी लेके आओ, ब्रांच डेटर ले आए बेटा आप 19,100। फिर ब्रांच कैश, ब्रांच कैश हम ले आए बेटा 6550 टू ब्रांच। हम चाहे तो एसेट और लाइबिलिटी के लिए एक एंट्री कर सकते हैं या एसेट के लिए अलग, इसका टोटल बेटा करना पड़ेगा। अब ये टोटल तो मैं करता हूँ, आप तो करोगे नहीं, 95,000 प्लस 50460 प्लस 19,100 प्लस 6550, 1,71,110, ये हम ले आए ब्रांच की सारी असेट। हेड ऑफिस के बुक्स में हमने ब्रांच की असेट को इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब लाइबिलिटी को, तो लाइबिलिटी लाने के लिए ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट DR टू ब्रांच क्रेडिटर, ये हम लाए हैं बेटा 10,400 के क्रेडिटर। बस आप देखें इसकी पोस्टिंग करते हैं बेटा अपन, हमने 2 की पोस्टिंग तो कर ली थी, कैश इन ट्रांजिट की पोस्टिंग कर चुके हैं, लॉस इन ट्रांजिट की कर चुके हैं, ब्रांच टू P&L, तो यहाँ आएगा टू P&L,
31,700 का प्रॉफिट हुआ, इससे हमने ब्रांच से लेना बढ़ा दिया। ठीक है, फिर ब्रांच में सारी एसेट लाए तो यहाँ बाय सन्ड्री एसेट, बाय सन्ड्री एसेट, ये है बेटा 171,171,110 है ना। और ये 2 ब्रांच क्रेडिटर, यहाँ पर पोस्टिंग 2 ब्रांच क्रेडिटर, ये है 10,400। देखिए बेटा, हम जब ब्रांच से पहले तो हमने ब्रांच के बैलेंस को रिकॉन्सिल किया, रिकॉन्सिल करके उसमें प्रॉफिट डेबिट करा, प्रॉफिट डेबिट करने से ब्रांच लेना बढ़ गया, और प्रॉफिट डेबिट कर दिया तो सारे नॉमिनल अकाउंट लाने से हम बच गए, और फिर जो असेट ले आए और इसे लाइबिलिटी ले आए। देखिए ब्रांच अकाउंट क्लोज हो गया होगा, ब्रांच अकाउंट टेली हो गया होगा। हम चेक कर सकते हैं जो टोटल यहाँ आ रहा है वही यहाँ आ रहा है, ये कंफर्म है, आप टेली करके देख सकते हैं। तो ये हमने क्या करा, हेड ऑफिस के बुक्स में बना दिया ब्रांच करंट अकाउंट, और हेड ऑफिस के बुक्स में इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज भी पास कर दी। ठीक है बेटा, अब उन्होंने क्या पूछी है, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट तो बेटा आप लोग बना लोगे, और आपको यहाँ बैलेंस शीट चूँकि कंपनी की है तो आपको उसको कंपनी के फॉर्मेट में बनानी चाहिए, वो आप बना लेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि देखिए हेड ऑफिस की बुक्स में चूँकि ब्रांच अकाउंट नील हो चुका है, देखिए आप बैलेंस जीरो हो गया, तो बैलेंस शीट में आपको ये कुछ लेने की जरूरत ही नहीं बचेगी। हाँ, अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें डेटर किस किस के आएंगे, हेड ऑफिस ब्रांच दोनों के, क्रेडिटर दोनों के, फिक्स्ड एसेट दोनों की, स्टॉक दोनों का, कैश बैलेंस दोनों का। लेकिन शेयर के बिल तो खैर एक ही आएगी हेड ऑफिस की। और मैंने आपको नोट नंबर 2 जो बनेगा ना, नोट नंबर 2 फॉर सरप्लस, ये मैं बना के दिखा देता हूँ बेटा। इसमें क्या आएगा, नंबर 1 जनरल रिजर्व, वो गिवन है बेटा आपको, जनरल रिजर्व ऑलरेडी गिवन है, वो गिवन है 1 लाख रुपीज़, वो दिखा दे अलग से। एक तो ये हो गया, एक बेटा आएगा P&L, इसमें आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंस, आप P&L है 25,310, इसमें जुड़ेगा प्लस नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। बेटा जो प्रॉफिट नीचे दिया ना 82,200, ये प्रॉफिट हेड ऑफिस का ये जुड़ जाएगा इसमें से। और फिर ब्रांच नेट प्रॉफिट, बेटा आपने एंट्री पास की थी ना, ये वाली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू P&L, इससे हेड ऑफिस का प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया, प्लस 31,700। ठीक है बेटा, और बेटा हमने P&L डेबिट किया था, ये लॉस इन ट्रांजिट 1700 डेबिट किया था, तो ये प्रॉफिट कम हो जाएगा, लॉस इन ट्रांजिट माइनस 1700, और माइनस क्या कटना बचा बेटा, इंटरिम डिविडेंड कटना बचा है, ये घटा देंगे बेटा 30,000, ये आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L जो भी आता है। और ये हो जाएगा बेटा आपका रिजर्व एंड सरप्लस में, जिसको हम बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, सरप्लस। तो आई होप इसकी बैलेंस शीट तो आप बना ही लेंगे एज पर शेड्यूल 3, है ना बेटा, और उसमें कुछ खास बात नहीं है। हाँ, एक दूसरे के करंट अकाउंट तो डेली हो गए, हेड ऑफिस को ब्रांच से लेना था, ब्रांच को देना था, वो बराबर हो गया, आप जानते हैं बैलेंस जीरो हो जाएगा। बाकी आपको बैलेंस शीट सिंपल सारी चीज़ जोड़ जोड़ कर बनाना है, वो आप इजीली बना सकते हैं। खास ये था, वो भी बहुत इजी था कि इसमें बस हमारा जो पहले हमने पढ़ा इनकॉर्पोरेशन, वो डिटेल इनकॉर्पोरेशन था, उसमें आपको नॉमिनल अकाउंट भी लाने पड़े थे, तो बेटा वहाँ पे सारे नॉमिनल अकाउंट लेके आए थे। यहाँ पर हमें क्या करा, उस सारे नॉमिनल अकाउंट का निचोड़ नेट प्रॉफिट हमने ले लिया, क्योंकि ब्रांच खुद ट्रेडिंग के लिए बना चुकी, तो सारे नॉमिनल वो क्लोज चुके, तो वो अकाउंट हमें लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट ओके बेटा? तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें। थैंक यू।